अच्छा जी, मई जून 2021 वेरिएंट है, वेरिएंट 2 है ये। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंस आपको पिछले पेपर से अभी मैंने बता दिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके पेपर 2 में भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और पेपर 1 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स टू आंसर द क्वेश्चन। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं। आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप पहचान सकते हो कौन किसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। क्वेश्चन रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके कह रहा है ईच कंपाउंड मे बी यूज वंस, मोर देन वंस और नॉट एट ऑल। स्टेट विच कंपाउंड हैज अ मॉलिक्यूल विद ओनली 11 एटम्स। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपको सब कंपाउंड्स में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं और जिसमें 11 एटम्स हैं। एक भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा भी हो सकता है। आपने वो बताना है कि कौन से कंपाउंड में 11 एटम है। अब यहाँ पे तो कह रहे हैं अ मॉलिक्यूल विद ओनली 11 एटम्स, तो इट मींस कि सिर्फ कोई एक होगा ए से एच तक जिसमें 11 एटम्स होंगे। तो सिंपल आपको बस काउंटिंग करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ए में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इसमें 2 कार्बन है, 1 2। हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल नंबर काउंट करना है आपने एटम, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या ऑक्सीजन हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 एटम्स है, 11 नहीं है। इसी तरह ए बी सी डी ई एफ जी एच सब में काउंट करोगे। बी में हमारे पास वी हैव 4 कार्बन एटम्स, 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 है। सी में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सी में है। अच्छा देखो, अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाना, थोड़ा सा स्मार्टली क्वेश्चंस को करना है। ऐसा कि हमारे पास इसने बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, हैज अ मॉलिक्यूल विद ओनली 11 एटम्स, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें 11 एटम्स है। अगर सी में 11 एटम्स आ गए हैं तो आपने फिर आगे डी ई एफ जी एच को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई एक ही आंसर लिखना है। जब भी तो उसने हैज आ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ना, तो फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप डी में भी काउंटिंग करो, ई में भी काउंटिंग करो, एफ में भी काउंटिंग करो। काउंटिंग कर सकते हो, ऑब्वियसली आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि उसने हैज आ मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। अगर वो मॉलिक्यूल्स लिखता तो फिर, या वो बताते ही नहीं कि आ लिखता ही नहीं, तो मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो फिर आपको सारे काउंट करने पड़ते। तो थोड़ा सा दिमाग चलाना, टाइम वेस्ट नहीं करना आपने। नेक्स्ट आगे कह रहा है इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म इथेनोइक एसिड। अच्छा जी, देखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स हमने पढ़ा है। अल्कोहल जो होते हैं हमारे पास वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं टू फॉर्म एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इथेनोइक एसिड की बात करें तो इथेनोइक एसिड ये होता है 2 कार्बन वाला अल्कोहल, C2H5OH, जिसका फॉर्मूला होता है। इसको जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे, और ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे, बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोगों ने देखा था कि अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन जो होती है वो दो तरह से हो सकती है। नंबर 1 इज कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने 2 देखे, KMnO4 और K2Cr2O7। इसी तरह अगर हम किसी इथेनॉल को एयर में ऐसी रख के छोड़ देना, तो क्या होता है, ऑक्सीजन इन एयर विल ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, जिससे हम विनेगर बनाते हैं, एसिटिक एसिड बनाते हैं। तो सिंपल एयर में जो ऑक्सीजन होती है उससे भी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडेशन होती है। बहरहाल, तो इथेनोइक एसिड कैसे बनेगा, जब हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे। सही है, तो इथेनॉल ए, आपने इथेनॉल ढूंढना है बस, कौन से ऑप्शन में इथेनॉल है, तो ए इज इथेनॉल। दिस इज C2H5OH, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है ना इसमें, इट मींस इसका आंसर ए है। कल वाला पेपर सुफियान, मैं अभी क्लास के बाद जो है वो कंपाइल करके भेज देता हूँ। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। अच्छा जी, आइसोमर ऑफ ब्यूटीन, देखो ब्यूटीन के, हमने आइसोमेरिज्म जब पढ़ी थी तो ब्यूटीन होता है C4H8। ठीक है जी, बेटा ये ईयर मई जून 2021 है, पेपर 2 वेरिएंट 2। अच्छा ब्यूटीन के हमने कितने आइसोमर्स पढ़े, देखो एक तो हमारे पास ये स्ट्रेट चेन ब्यूटीन है जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में।
ब्यूटीन का एक और हमने आइसोमर क्या पढ़ा है कि अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन हम शिफ्ट कर दें, सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में लिया है, तो ये डिफरेंट स्ट्रक्चर कहलाएगा ब्यूटीन का। क्योंकि देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 3 तरह के हैं। नंबर 1 इज चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें चेन छोटी बड़ी हो रही होती है। अभी तक मैंने ब्यूटीन का चेन आइसोमर नहीं बनाया है। दूसरी आइसोमेरिज्म है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये जो मैंने बनाया है ना दूसरा वाला स्ट्रक्चर, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, ये पोजिशनल आइसोमर है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। जब डबल बॉन्ड बेसिकली एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है, तो जब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आप आगे पीछे करते हो, चेंज करते हो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, तो वो आइसोमेरिज्म जो होती है वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म होती है। इसी तरह इसका अगर मैं चेन आइसोमर बनाऊंगा, तो चेन आइसोमर में क्या होगा, ब्यूटीन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं। एक कार्बन एटम अगर मैं ब्रांच में लगा दूंगा लाइक दिस, 3 carbon atoms are in a straight chain and 1 carbon atom is in branch। ये हमारे पास जो ब्यूटीन का आइसोमर बनेगा थर्ड वाला, ये कौन सा आइसोमर है? ये चेन आइसोमर है। सेकंड वाला जो आइसोमर है वो पोजिशनल आइसोमर है। और एल्कीन में थर्ड तरह की आइसोमेरिज्म कौन सी हो सकती है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप ही पूरा चेंज कर देते हैं। देखो ब्यूटीन का जो फॉर्मूला है वो C4H8 है, जो कि तीनों स्ट्रक्चर्स में ऑब्वियसली आइसोमर की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जो तीसरी तरह का ब्यूटीन का आइसोमर बन सकता है वो किस तरह से बन सकता है कि 4 कार्बन एटम्स हैं जिसको हम इस तरह से साइकिल में बना लें। तो देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाते हैं, एवरी कार्बन हैज टू मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ये वाला जो कार्बन है जिसको मैं अभी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इट हैज ऑलरेडी मेड 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसको 2 कोवेलेंट बॉन्ड और बनाने हैं, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसी तरह चारों कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी C4H8, जो कि ब्यूटीन के ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है ना, ये आइसोमर हो सकता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इसको ऐसी आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। और इसको हम, ये क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड बन गया इसलिए इसका नाम भी हमने पढ़ा था, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन। इसके नाम में कहीं भी ब्यूटीन नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये एक तरह का एल्केन बन गया, बट साइक्लिक है इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। सही है, ये इसका मैंने डिस्प्लेड फॉर्मूला ही बनाया हुआ है सुफियान, डबल बॉन्ड नहीं आएगा। देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में यही होता है कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो हो उनमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अल्कोहल्स के भी तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ी है ना। जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H5OH। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनाते हो। इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्या होता है कि ये कार्बन है, इसके बीच में एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक और कार्बन। लेफ्ट और राइट वाले जो कार्बन है उनके साथ, दोनों के साथ 3 हाइड्रोजन। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में वी हैव टोटल ऑफ 2 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। सिमिलरली सेकंड वाले स्ट्रक्चर में वी हैव 2 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर इस तरह से डिफरेंट है कि जो पहला वाला आपका कंपाउंड है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है। और दूसरा वाला जो कंपाउंड है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है इसको हमने क्या पढ़ा है, दिस इज ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया, पहला वाला कंपाउंड अल्कोहल है, दूसरा वाला ईथर है। लेकिन क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट है, तो ये भी आइसोमेरिज्म ही है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, और ये वाले आइसोमर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सेम फंक्शनल ग्रुप हो दो आइसोमर्स में।
डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ भी आइसोमर्स हो सकते हैं, क्योंकि आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर जो है वो चेन भी डिफरेंट हो सकती है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी डिफरेंट हो सकती है, और पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपने उसने कहा था कि ब्यूटीन का इसमें से आइसोमर बताओ कौन सा है, तो आपने वो वाला स्ट्रक्चर ढूंढना है जिसमें ब्यूटीन का पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। जैसे ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8, क्योंकि एल्कीन है ना, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। ब्यूटीन मतलब 4 कार्बन एटम्स, तो ब्यूटीन का फॉर्मूला बनेगा C4H8। तो बी में अगर देखो तो वी हैव 4 कार्बन एटम्स एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स, जो कि साइक्लोब्यूटेन बना हुआ है। रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि देखो इस पे क्वेश्चन आया है, इट मींस के ये चीज आती रहती है करनी है। अगर आपने आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का तो अब जाके लेक्चर से रिवाइज कर लेना उसको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट टू मेक एल्केन। अच्छा जी, एल्केन बनाने के लिए हमने दो ही ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एल्केन बनता है। एक तो है क्रैकिंग, जब हम लार्जर एल्केन को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर एल्केन्स। और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन को यूज करके कब हम एल्केन बनाते हैं? जब हमारे पास एल्कीन होता है, एल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं बाय हाइड्रोजन गैस, और उसी में कैटलिस्ट यूज करते हैं निकल, तो उससे हमारे पास एल्केन बनता है। मार्जरीन मेकिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है ना एल्कीन वाले चैप्टर में, ये वो उसकी बात कर रहा है। तो मतलब एल्केन बनाने के लिए इनमें से आप कौन सा कंपाउंड लोगे जो कि एल्कीन होगा, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, दैट्स इट। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास कौन से कंपाउंड में है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास सिर्फ एक कंपाउंड में, दैट इज डी। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अहमद, मई जून 2021 है, वेरिएंट 2। आगे बढ़े। अच्छा, इसमें पार्ट 5 में कह रहा है कंटेन्स 4 डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, मतलब 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हों किसी भी कंपाउंड में। तो अगर इसमें देखो तो ए में हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट्स है। बी में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट्स है। सी में कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स है। अच्छा, पार्ट एच में देखो, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और एक और एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो इसमें वी हैव 4 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एच। इर्तिजा, ब्यूटीन का आइसोमर पूछा हुआ था पार्ट 3 में। तो ब्यूटीन का फॉर्मूला होता है C4H8। तो आइसोमर होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि इफ टू कंपाउंड्स आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर दे मस्ट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो if butene has a molecular formula of C4H8, if any of these compounds are the isomer of butene, so they should have the same molecular formula as that of the butene ना। तो इसमें से C4H8 किसका फॉर्मूला बन रहा है, सिर्फ वही देख लो। ए में तो ऑक्सीजन भी है, ब्यूटीन में तो ऑक्सीजन नहीं होता, तो ए भी नहीं होगा। डी में कार्बन देखो 4 से ज्यादा है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला जो कंपाउंड बन रहा है वो बी बन रहा है। तो ये तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आइसोमेरिज्म पक्का नहीं है तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लेना है। कैसे निकाल लेना है? आपने सिर्फ ये काउंट कर लेना है कि किसमें आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं और 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो सिर्फ एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें 4 कार्बन एटम्स और 8 हाइड्रोजन एटम्स है, दैट इज बी। चेक कर लेना। जैसे ई में देखो तो वी हैव 4 कार्बन एटम्स, लेकिन हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 3 + 3 6 7 8 9 10। सही है, ओके। पार्ट बी कह रहा है आइडेंटिफाई 2 कंपाउंड्स दैट हैव अ पीएच लेस देन 7। पीएच लेस देन 7 किसका होता है? एसिड्स का होता है। 1 से 7 जो है वो पीएच
एसिडिक सॉल्यूशंस का होता है 7 से 14 एल्कलाइन होता है, तो पीएच लेस देन 7 मतलब एसिड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हुए हैं तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है वो आपने ढूंढना है। ठीक है भाई, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसमें कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड OH होता है। तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप मुझे दो कंपाउंड्स में दिख रहा है, एक तो सी में दिख रहा है ये रहा COOH, ये भी एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और एफ में भी है COOH, तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा ये अल्कोहल है H, इसमें OH है फंक्शनल ग्रुप। जी जो है वो एस्टर है, COO फंक्शनल ग्रुप है। डी जो है वो एल्कीन है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ए जो है वो भी अल्कोहल है, इथेनॉल है। पी हो गया, ई हो गया, ये दोनों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन्स है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सी है और एफ है। इन्हीं का पीएच जो होगा वो लेस देन 7 होगा। अल्कोहल्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, हमारे लिए ओ लेवल की हद तक अल्कोहल्स को हम न्यूट्रल कंसीडर करेंगे लतीफ। ठीक है जी, तो दिस इज सी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कह रहा है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम एंड पोलोनियम आर इन ग्रुप 6। सेट अ परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन ड्राई एयर। देखो कल मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं उसका वो भेजा था, एयर एंड एटमॉस्फेयर का लेक्चर भेजा था। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी होती है एयर में, नाइट्रोजन कितना होता है, ये याद रखनी है। ठीक है, तो हैंडआउट में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं परसेंटेजेस यहाँ पे बता रहा हूँ ना एयर कंपोजिशन की, वो अपने पास देख लो और आपने वो याद करनी है। तो एयर में हमारी सराउंडिंग की जो एयर है उसमें जो ऑक्सीजन गैस है O2, इट इज 21%। फिर नाइट्रोजन गैस है N2, ये 78% होती है। ठीक है, आर्गन गैस, ठीक है आर्गन भी होती है एयर में 0.9%। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो 0.03% होती है। इसको हम कहते हैं कि ट्रेस अमाउंट है, बहुत कम है। लेकिन अब देखो ऐसा है कि ये चेंज होती रहती है। चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम जो है वो एयर में वो बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से हो रही है। हम जो फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें रिलीज हो रही है। तो नेचुरली एयर की परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिलहाल आपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की परसेंटेजेस याद रखनी है। ऑक्सीजन इज 21% एंड नाइट्रोजन इज 78%, ये लिख लो अपने पास। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पूछा हुआ था उसने, तो दैट इज 21%। स्टेट वन लार्ज स्केल यूज फॉर ऑक्सीजन, तो ये भी एयर एंड एटमॉस्फेयर के हैंडआउट में मिल जाएगा। ऑक्सीजन जो है हमारे पास बहुत सारी चीजों के लिए यूज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन इज यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, पेशेंट्स के लिए ब्रीथिंग अपैरेटस। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है ना उसका एक मेन यूज ये होता है कि वो वेल्डिंग के लिए यूज होती है, फॉर वेल्डिंग पर्पसेस। मेटल्स की जो वेल्डिंग होती है हॉस्पिटल्स में यूज होती है। बस इनमें से कोई एक यूज याद रखो, वेल्डिंग वाला जरूर याद रखना। अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहा है पार्ट सी में, टू आइसोटोप्स ऑफ पोलोनियम आर शोन। आइसोटोप्स की डेफिनेशन भी याद रखना भाई, अक्सर पूछता है। आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element with same number of protons, same number of protons but different number of neutrons. तो अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट वाली बात लिखना भूल जाते हैं, इसकी वजह से मार्क कट जाता है डेफिनेशन में। पूरी डेफिनेशन ये लिखना। इसमें कह रहा है
एक्सप्लेन व्हाई बोथ आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, अगर कोई दो एटम्स आपस में आइसोटोप्स हैं, एक ही एलिमेंट के दो एटम्स आपस में आइसोटोप्स हैं, तो इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। जब प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, और अगर किसी दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज या उनके केमिकल रिएक्शंस भी सेम होते हैं। देखो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। हमारी ये बात हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि जो आपकी प्रॉपर्टीज है ना वो दो तरह की होती हैं। एक तो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, जो अक्सर एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन, और दूसरी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी दो एटम की डिपेंड करती हैं उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है मास नंबर पे और चार्ज पे। अगर मास नंबर सेम है किसी दो एटम के तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, और अगर चार्ज सेम है उनपे तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। अब अगर कोई दो एटम्स आपस में एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स होने का मतलब ये है कि दे मस्ट हैव सेम चार्ज, मास चेंज होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास इनके मास नंबर डिफरेंट है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। चार्ज तो सेम है ना, दोनों पे 0 0 एटम्स हैं। आइसोटोप्स तो होते ही तब है जब एटम्स होते हैं, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसने क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा हुआ है कि इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है। वो इस वजह से क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप ये भी लिख सकते हो दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्या हो गया हुसैन? एयर कंपोजिशन वाली स्लाइड ये रही भाई, देख लो। चले आगे। कह रहा है गिव वन डिफरेंस इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दीस टू आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में डिफरेंस क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से पता लगता है भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर कौन सी चीज है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है? किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल है, बस डिफरेंस क्या है इनमें? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो जो पहला वाला आइसोटोप है पोलोनियम 209 वाला, हैज 1 लेस न्यूट्रॉन देन पोलोनियम 210 वाला। Different number of neutrons, yes, you can write it. They have different number of neutrons. Next is selenium forms a compound that contains only selenium, oxygen and chlorine. एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कह रहा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना बहुत आसान सा काम है। आपने इन सब तीनों एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं, सेलेनियम, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। परसेंटेज किसकी? ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है 9.6%, क्लोरीन की दी हुई है 42.8%, सेलेनियम की नहीं दी हुई है। तो वो निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल 100 में से इन दोनों की माइनस कर दोगे, ऑक्सीजन की 9.6 और क्लोरीन की 42.8। तो सेलेनियम की परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास, तो आ रही है 9.6 प्लस 42.8 माइनस 100, दिस इज 47.6। दूसरा काम क्या करते हो? डिवाइड देम बाय देयर एटॉमिक मासेस। तो मास नंबर आपने एटॉमिक मास नंबर प्रोडक्ट टेबल से देखना। ऑक्सीजन का 16 है, क्लोरीन का 35.5 है। सेलेनियम क्योंकि यूज में नहीं आता ज्यादा तो वो हमें याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी प्रोडक्ट टेबल से देखूंगा।
पीरियोडिक टेबल कैलकुलेटर साथ रखा करो इस क्लास में। सेलेनियम का जो एटॉमिक मास है वो 79 है, क्योंकि मास नंबर नीचे लिखे हुए हैं ना पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, दिस इज 79। दूसरा स्टेप क्या है कि आप इनके जो आंसर्स आ रहे हैं ना, जैसे 47.6 डिवाइडेड बाय 79, ये आ रहा है 0.602। तो एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, ये जो आंसर आ रहा है ना, एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस लिख लेना, या 4, मैं 4 डेसिमल प्लेसेस लिखता हूँ, एक्यूरेसी ज्यादा आती है, बाद में राउंडिंग ऑफ में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या आ रहा है 0.6, और क्लोरीन आ रहा है 42.8 डिवाइडेड बाय 35.5, दिस इज 1.205। देखो अली, कोई फॉर्मूला नहीं है, मेथड है, स्टेप बाय स्टेप आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का, ये स्टेप्स हैं जिससे आप एम्पेरिकल फॉर्मूला वर्कआउट करते हो। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला के लिए आपको परसेंटेजेस दी हुई हैं, तो आपने सारे एलिमेंट्स की परसेंटेजेस सामने रखी, ऑक्सीजन क्लोरीन की, सेलेनियम की नहीं दी हुई थी। अब हमें पता है कि परसेंटेज टोटल 100 होती है, दो एलिमेंट्स की दी हुई है, तो तीसरे की क्या होगी 100 माइनस बाकी की दो एलिमेंट्स की जो परसेंटेजेस हैं। ठीक है, और ये स्टेप करने के बाद जब आप इनके इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करोगे, तो जो आपके पास आंसर्स आ रहे हैं उसमें से जो सबसे छोटा आंसर है ना, जो कि 0.6 है, उससे इन सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दोगे। तो सेलेनियम जो है वह 0.6025 डिवाइड बाय 0.6 करोगे तो 1.0042 आएगा, जिसको मैं राउंड ऑफ करके 1 लिखूंगा। कल हमारी बात हो गई थी, अगर 1.4 आता है या 1.49 आता है या 1.5 आता है तो फिर मैं राउंड ऑफ नहीं करूंगा बल्कि मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। तो कल हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला किया था एक ऐसी एग्जांपल, तो अगर किसी ने नहीं देखी, करा था साथ, तो वाली वीडियो देख लेना। ऑक्सीजन 0.6 डिवाइड बाय 0.6, तो ऑफ कोर्स इसको तो 1 ही बनना है। और क्लोरीन 1.205 डिवाइडेड बाय 0.6, ये बनेगा 2.0083। 2.0083 को मैं राउंड ऑफ करके 2 लिखूंगा। तो सेलेनियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है और क्लोरीन 2 है। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा जी, मोल्स का क्वेश्चन है, कह रहा है सैंपल ऑफ ऑक्सीजन हैज अ वॉल्यूम ऑफ 11.5 डेसीमीटर क्यूब एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल इज डिक्रीज। अच्छा, मोल्स अभी नहीं पूछा है इसने। टेम्परेचर ऑफ अ सैंपल इज डिक्रीज, द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो हमें पता है ऑक्सीजन गैस है और इसमें गैस लॉस लगेंगे। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है तो इट मींस उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन। कल हमारी बात हुई थी ना कि डिस्क्राइब के लिए पहले तो आपने इफेक्ट लिखना है कि होगा क्या, और फिर उस इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, दोनों काम करना है। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। बता दो उसको। नहीं देखो, अगर 1 डेसिमल प्लेस बच्चे इस तरह से आता है ना आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल 1.2 वैल्यू आई है तो आप उसको राउंड ऑफ करके 1 लिख दोगे, इससे बड़ी वैल्यू आती नहीं है। लेट्स से अगर 1.4 वैल्यू आई है या 1.49 आ रहा है या 1.5 आ रहा है, तो फिर हम ना मैथ्स की तरह राउंड ऑफ नहीं करते हैं इसको, फिर हम होल नंबर बनाने के लिए ना मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से अगर 0.49 आ गया या 0.48 आ गया या 0.5 आ गया तो उसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। तो कल एक ये जो रिकॉर्डिंग है हम एक प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, तो कल वाले पेपर में इसी तरह की सिचुएशन आई थी तो हमने उसको रिजॉल्व किया था, आई गेस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। नहीं तो किसी और क्वेश्चन की मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसमें से देख लेना। तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। आई थिंक कल वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ था।
अच्छा जी, इसमें कह रहा है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि भाई ऑल गैस पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मतलब पार्टिकल्स गैस के भागते रहते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज करा है, ठंडा करा है उसको, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो पूछ रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है, कह रहे हैं वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज करने से। तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज, सही है। और एक्सप्लेन भी करना है उसको, क्यों डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी एंड दे विल मूव क्लोजर टू ईच अदर बिकॉज kinetic energy of particles decreases and they move closer together। और जब वो एक दूसरे से करीब हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्लोजर टुगेदर का वर्ड तुम्हें मार्क्स दिलाएगा एक। और अच्छा, ये पूरी बात लिखनी है, वॉल्यूम ऑफ गैस विल डिक्रीज और फिर वो क्लोजर टुगेदर हो जाएंगे, तो दोनों मिला के आपको एक मार्क मिलेगा। नेक्स्ट में कह रहा है द प्रेशर ऑफ द सैंपल इज डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ना, बॉयल्स लॉ। अगर केमिस्ट्री में नाम से नहीं पढ़ा हुआ है किसी ने ये बॉयल्स लॉ, तो फिजिक्स में जरूर पढ़ा हुआ होगा गैस लॉ। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी प्रेशर डिक्रीज करे, प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स कैन स्प्रेड आउट और मूव अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है, आगे बढ़े। आसान सी बात है, देखो हमारे पास अब थोड़ा सा रिकॉल कर लो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैस पार्टिकल्स, दे आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है प्रोवाइडेड दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हो आप। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर लेट से हम कहें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, मतलब एक क्लोज कंटेनर है, उसमें गैस पार्टिकल्स हैं, टेम्परेचर हीट कर रहे हो उसको, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन वो एक्सपेंड नहीं हो सकता क्योंकि कंटेनर फिक्स्ड है, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ सकता, मतलब पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना तो चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे क्योंकि जगह ही नहीं है। तो क्या होगा, प्रेशर फिर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी स्पीड इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा फोर्स से वॉल्स की कंटेनर पे हिट करेंगे, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जिस फोर्स से वो टकरा रहे हैं वो इंक्रीज होगी, फोर्स इंक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। फोर्स, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा प्रोवाइडेड दैट कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। ऐसा ना हो कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर दोबारा से कम हो जाएगा। सही है, वही मैं क्वेश्चन को ही रिपीट करवा रहा हूँ। देखो एक लॉ तो ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा प्रोवाइडेड दैट प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा प्रोवाइडेड दैट वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ये लॉज है हमारे पास गैस लॉज। अगर गैस के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी ना वो गैस, तो मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये भी एक लॉ है हमारे पास। बस ये रिलेशनशिप याद रखना, ये केमिस्ट्री में कोई मिस आउट कर गया है तो फिजिक्स में तुम लोगों ने जरूर पढ़ लिए होंगे।
अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट 3 में कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन इन 11.5 डेसीमीटर क्यूब सैंपल एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो हमने मोल्स में कोई फॉर्मूला तो याद किया नहीं है। मोल्स में मैंने क्या कहा था कि एक लाइन याद कर लो कि 1 मोल of any atom has a mass equals to its atomic mass. But if we are talking about molecules, then 1 mole of any molecule or compound will have a mass equals to its molecular mass. And 1 mole have 6 exponent 23 atoms if we are talking about atoms. But if we are talking about molecules, so 1 mole have 6 exponent 23 molecules. लेकिन अगर हम ions की बात करेंगे तो 1 mole of ions will have 6 exponent 23 ions. And 1 mole of any gas occupies a volume of 24 decimeter cube at RTP, room temperature and pressure. तो आपसे वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन 11.5 डेसीमीटर क्यूब सैंपल एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन जो होगी उसका जो मास होगा वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा, क्योंकि 1 मोल के किसी भी मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 2 × 16 32 ग्राम। और 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो हमेशा वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी? 24 डेसीमीटर की। इसी तरह मैं आगे ये भी लिख सकता हूँ भाई, अगर 1 मोल ऑक्सीजन है तो उसका मास 32 ग्राम है, 2 × 16, और उसका वॉल्यूम कितना होगा? 24 डेसीमीटर की। तो मेरे पास जो रिलेशनशिप है मैं ये कह सकता हूँ कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का हमेशा वॉल्यूम कितना होगा? 24 डेसीमीटर क्यूब। अभी वो ये कह रहा है कि मास बताओ ऑक्सीजन का, जब हमारे पास ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 11.5 डेसीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम के नीचे वॉल्यूम लिखा, मास आपको निकालना है, उसके नीचे x लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 32 × 11.5 is equals to x into 24. So x would be 32 into 11.5 divided by 24. ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 15.33 ग्राम। मैं डायरेक्ट 15.33 नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि उसने मुझे, देखो कल भी हमारी बात हुई थी, उसकी इंस्ट्रक्शंस को लाइटली मत लेना। अगर उसने कहा है कि 2 सिग्निफिकेंट, देखो बोल्ड भी कर रहा है वो। बोल्ड करने का क्या मतलब है 2 को, कि भाई आपने 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखना है। आंसर तो ये भी सही है, लेकिन लिखना नहीं है आपको, ये लिखना 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब 15.33 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर अगर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, तो 15 ग्राम लिखोगे बस। सही है। अगर किसी को सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया नहीं है तो थोड़ा सा देख लेना मैथ से। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 3 इज अबाउट पॉलीमराइजेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पॉलीमराइजेशन जिसने पढ़ी हुई है ओके गुड इनफ, नहीं पढ़ी हुई है तो जिसने पढ़ी हुई है वो तो सुन ले, नहीं पढ़ी हुई है तो कोई बात नहीं, फिर भी सुन लो, कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगा। पढ़ेंगे तो अब और समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीक जो है मैंने इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस में पॉलीमराइजेशन भी थोड़ी सी डिस्कस करनी है। तो अब ये जो पॉलीमर बना हुआ है उसमें कह रहा है देयर इज अ कंसर्न अबाउट डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक्स मेड फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं? जो हम लोग एडिशन पॉलीमर्स बनाते हैं ना एल्कीन से, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो जिन पे बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं करवा पाता। देखो दुनिया में वो कहते हैं ना कि हर चीज फानी है, जमीन में डाल दो खत्म हो जाएगी। जैसे प्लांट्स हो गए, डेड बॉडीज हो गई, एनिमल की डेड बॉडीज हो गई, तो सैंड या मट्टी जो है या एयर में जो बैक्टीरिया है वो उसको डिकम्पोज करवा देता है। लेकिन जो प्लास्टिक्स हैं वो डिस्पोज करो तो जैसी अगर 100 साल पहले की जो आपने प्लास्टिक डाली हुई है वो आज भी वैसी मिल जाएगी, वो डिकम्पोज नहीं होती है, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, एल्कीन से जो हम पॉलीमर बनाते हैं, मतलब इसमें जो एल्कीन का मोनोमर होगा वो देखो एक रिपीटेड यूनिट ये दिख रहा है मुझे, मतलब इसका जो मोनोमर होगा वो ये होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH3 एंड हाइड्रोजन। तो ये एल्कीन मोनोमर से पॉलीमर बना हुआ है। तो ऐसा पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? एडिशन पॉलीमर। कह रहे हैं नेम द टाइप ऑफ पॉलीमर शोन। स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर क्या होगा? इसमें से आप एक रिपीटेड यूनिट आइडेंटिफाई करो, जो कि मैंने कर लिया, तो ये मोनोमर का स्ट्रक्चर। अब
इनको अगर तुम जमीन में बरी कर दो तो वो लैंड पोल्यूशन कराएगा, समंदर में फेंक दो तो वो सी पोल्यूशन होगी। रिसेंटली नासा ने कुछ साल पहले बहुत सारी प्लास्टिक लेके ना स्पेस में डाल दी थी, तो वो वहां पे भी वैसी रहनी है, समंदर में भी वैसी रहनी है, इसलिए इनका यूज जो है वो खतरनाक है। अच्छा, इनको डिस्पोज करने के लिए अक्सर इनको जला भी देते हैं, तो जल तो ये जाते हैं प्लास्टिक्स, लेकिन जब ये जलते हैं तो अब जो गैसेस निकलती हैं वो टॉक्सिक या पॉइजनस गैसेस होती हैं, पॉइजनस गैसेस या फ्यूम्स। तो फिर उनको अगर हम स्केप होने दे देंगे एनवायरनमेंट में तो अगेन वो भी एक हैजर्ड है। ठीक है जी। दिस पॉलीमर इज ऑफन डिस्पोज बाय कंबशन, जलाना है, कंबशन मतलब बंद करना। suggest one problem associated with this method of disposal। इसमें क्या होता है, poisonous gases are released। ये प्रॉब्लम है इसका। अच्छा, हम लोग करते ही क्या है, अब अक्सर जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए हुए हैं इनके कि पॉइजनस गैसेज जो रिलीज हो रही है उसको हम एयर में ना रिलीज होने दें, बहरहाल ये प्रॉब्लम है। अच्छा जी, ऑन दी अदर हैंड दूसरे टाइप के हमारे पास पॉलीमराइजेशन होते हैं, तो उसमें एडिशन के अलावा कंडेंसेशन जो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल पॉलीमर हो गया, फैट्स, प्रोटीन्स, या हम नायलॉन बनाते हैं, पॉलिएस्टर बनाते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल तो कह रहे हैं, सजेस्ट व्हाट इज मेंट बाय द टर्म बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो कि बैक्टीरिया एक्शन से डिकम्पोज हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, विच कैन बी broken down by bacterial action। ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, विच कैन बी डिकम्पोज्ड। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होगा, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरियल एक्शन। तो अभी बायोडिग्रेडेबल पूछा हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी पूछता है वो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या मतलब है, तो इसी डेफिनेशन को इन्वर्स कर दो, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरियल एक्शन। सही है। देखो वेटेज तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा ना, 5 साल के पास पेपर तो करो। ऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है, उसके बाद मोल्स भी है, एसिड एंड बेसिस है, फिर मेटल्स है। कल भी बताया वेटेज के बारे में, रोजी बात हो रही है, लेकिन चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। अच्छा, ये जो पॉलीमर है, कह रहे ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड। ये हमारे पास ना स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड दिया हुआ है। अब लैक्टिक एसिड में एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे साइड पे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हमारे पास क्या बनाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे। लैक्टिक एसिड के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं, किस तरह से कंडेंसेशन पॉलीमर बनाएंगे, देखो ये मेरे पास एक लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है जिसमें इसके एक साइड पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे साइड पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह लैक्टिक एसिड का एक और अगर मॉलिक्यूल होगा, देखो इसको हमेशा पहले पेंसिल से बनाना, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल जब बनाओगे ना उसके बाद आपको कुछ मिटाना भी पड़ेगा, और इस तरह से बनाना कि जैसे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल एक दूसरे को फेस कर रहा है, जैसे एस्टर लिंकेज बनती है ना एस्टरिफिकेशन करते वक्त, बिल्कुल वैसा ही है। इसी तरह एक और अगर इसने कहा है कि सिर्फ 2 रिपीट यूनिट बनाओ, मतलब अगर मैं एक से ज्यादा रिपीट यूनिट बनाऊं, लैक्टिक एसिड जो है तो ये है COOH, और दूसरा जो रिपीट यूनिट हो, दूसरा एक और लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल जो इसके बराबर में, इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के एडजेसेंट में रखे हुए होंगे लाइक दिस। तो ये सारे मॉलिक्यूल आपस में जो है ना एस्टर बॉन्ड बना लेंगे, एस्टर लिंकेज बना लेंगे। किस तरह से बना रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो आमने सामने है, तो इस कार्बोक्सिलिक का अगर H निकला तो इसका OH निकल जाएगा यहाँ पे, ये वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर आ जाते हैं। तो देखो क्या होता है, इसका जो ये पॉलीमर बनेगा, इसमें हमारे पास
इसका OH निकला, इसका इसी तरह कार्बोक्सिलिक, एल्कोहल का OH, कार्बोक्सिलिक का H निकालो, एल्कोहल का OH, कार्बोक्सिलिक का H निकालो, एल्कोहल का OH, कार्बोक्सिलिक का H निकालो, कार्बोक्सिलिक का H और एल्कोहल का OH निकालो, और ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे COOC, दैट इज एस्टर लिंकेज। तो बहरहाल हमें जो है ना सिर्फ देखो आप बस ये याद रख लो कि कार्बोक्सिलिक का H निकालना और अल्कोहल का OH निकालना। तो अगर आपने सिर्फ एक रिपीटेड यूनिट दिखाना है ना यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से एस्टर बॉन्ड बनाया, और दूसरी साइड पे अब यहाँ से कार्बोक्सिलिक का H निकाल दो और उस साइड से अल्कोहल का OH निकाल दो, और कंटिन्यूटी बॉन्ड्स शो कर दो, बस मतलब इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, दीज आर कंटिन्यूटी बॉन्ड्स। ठीक है, ये पॉलीमराइजेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक ना, जिसने नहीं पढ़ा है तो वो वहां पे पढ़ लेंगे। अच्छा जी, इसमें हुआ क्या कि लैक्टिक एसिड के अगर 10 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े, तो जब वो जुड़े हैं बीच में तो वाटर भी तो एलिमिनेट हुआ है ना। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है फैक्ट्री यूजेस 500 टन ऑफ लैक्टिक एसिड टू मेक पॉलीलैक्टिक एसिड, मतलब लैक्टिक एसिड के जो मॉलिक्यूल यूज किए हैं वो 500 टन यूज किए हैं। द परसेंटेज यील्ड इज 100%, मतलब कुछ भी जाया नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कह रहा है कि बट द मास ऑफ पॉलीएक्टिक मेड इज लेस देन 500 टन। भाई अगर तुमने मोनोमर्स 500 टन के लिए हैं, तो पॉलीमर का मास 500 टन नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो निकले हैं ना, वो तो निकल गए यहाँ से, OH और H निकला है तो वो वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल गया। सही है, तो स्मॉल वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो मेड, वाटर molecules are also released। एंड हम लैक्टिक एसिड वाला क्या एक्सप्लेन कर दें दोबारा से। अगर देखो आप लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन नहीं पढ़ी है तो नेक्स्ट वीक का वेट कर लो, अगर पढ़ी हुई है फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो। चलो आगे चलते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना अभी अगर कोई प्रॉब्लम हो गया ना, समझ नहीं आ रहा तो। आगे कह रहा है aqueous lactic acid reacts with acidified potassium magnet। acidified potassium magnet ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। there is a color change from purple to colorless। जब पोटेशियम मैग्नेट किसी चीज को ऑक्सीडाइज करवा देता है तो कलर चेंज क्या होता है, पर्पल टू कलरलेस। suggest what happens to the lactic acid in this reaction। देखो इस लैक्टिक एसिड के साथ क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करा तो मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। 5 कह रहे हैं aqueous lactic acid is neutralized by the aqueous sodium hydroxide। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जब भी एसिड और अल्कली का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो जो उसकी आयनिक इक्वेशन होती है, चाहे कोई भी दुनिया का एसिड हो चाहे कोई भी दुनिया का अल्कली हो, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो आयनिक इक्वेशन हमेशा सेम रहती है, दैट इज H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन, और साथ में बनता है वाटर। ये तो याद रखना, दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन फॉर एसिड एंड अल्कली रिएक्शन। चाहे कोई भी एसिड अल्कली हो, आपको बना के देखने की जरूरत नहीं है न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन, ये याद रखो, ये हमेशा सेम ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्वस लैक्टिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम। देखो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट में बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कह रहे हैं नेम द गैस मेड इन दिस रिएक्शन, दिस इज हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, आगे बढ़े।
अच्छा जी, क्वेश्चन 4 में कह रहा है जिंक ब्रोमाइड एंड जिंक कार्बोनेट आर बोथ आयनिक कंपाउंड। जिंक ब्रोमाइड का फॉर्मूला देखो, जिंक जो है ना एक ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन जिंक का जो चार्ज होता है ना वो हमेशा 2 पॉजिटिव होता है। मैंने तुम्हें बताया था सिल्वर का चार्ज हमेशा +1 होता है और जिंक का हमेशा +2 होता है, ये दोनों याद रखना। क्योंकि जिंक जो है वो आपको बिटवीन ग्रुप 2 और ग्रुप 3 मिलेगा, तो उसका आप क्या कहते हैं चार्ज ग्रुप नंबर देख के तो नहीं बता सकते, इसलिए दो मेटल्स का चार्ज याद रखना। सिल्वर बनाता है सिल्वर +1, लिख लो अपने पास, और जिंक बनाता है जिंक 2 पॉजिटिव। तो जिंक ब्रोमाइड क्या होगा, Br माइनस ब्रोमाइड आयन ग्रुप 7 का 7 से आता है ब्रोमीन से, तो फॉर्मूला बनेगा ZnBr2। और जिंक कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन को तुम जानते हो, दैट इज CO3 2 नेगेटिव, तो ये फॉर्मूला क्या होगा ZnCO3। फॉर्मूला मेकिंग आनी चाहिए तुम्हें, यहाँ पे पूछी नहीं पूछी वो अलग बात है, लेकिन आनी चाहिए। अच्छा, दोनों आयनिक कंपाउंड हैं क्योंकि मेटल और नॉन मेटल आपस में ज्वाइन हुआ है। कह रहा है प्रेडिक्ट 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज अदर देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ जिंक ब्रोमाइड। अच्छा जी, जिंक ब्रोमाइड एक आयनिक कंपाउंड है। कल भी हमने देखा है कि आयनिक कंपाउंड कब बनता है, जब मेटल और नॉन मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जिंक मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपने बतानी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कल हमारी बात हुई थी ना कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है, कलर्स जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। इसी तरह सॉल्युबिलिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी अक्सर केमिकल प्रॉपर्टी के साथ भी इंक्लूड हुआ हुआ होता है, लेकिन आप सॉल्युबिलिटी के बारे में भी बात कर सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये पॉइंट्स याद रख लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है हर पेपर में कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता दो या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बता दो। ये आयनिक कंपाउंड है, और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उन सबके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो बात नहीं करनी है। सॉल्युबिलिटी अगर आपको इसकी पता है तो आप बता सकते हो, अगर नहीं पता तो आप सॉल्युबिलिटी में हाथ नहीं डालना, क्योंकि हम लोगों ने जो सॉल्युबिलिटीज पढ़ी है वो क्लोराइड की पढ़ी है, सल्फेट की पढ़ी है, नाइट्रेट्स की पढ़ी है, हाइड्रोक्साइड्स की पढ़ी है, ऑक्साइड्स की पढ़ी है। ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी यूजुअली हम लोग बात नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड जितने भी होते हैं ना वो सॉल्युबल ही होते हैं, सिवाय सिल्वर ब्रोमाइड के। जैसे क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पढ़ी है ना कि ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर लेड टू क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड, इसी तरह ब्रोमाइड की भी यही सॉल्युबिलिटी है। इनफैक्ट ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड की सेम सॉल्युबिलिटी है। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड सारे इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कलर तो बता सकते हो ना। कलर जिंक ब्रोमाइड, अच्छा जिंक जो है बेसिकली जिंक के ना मामला थोड़े से टेढ़े हैं, वो है तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में, लेकिन सारे के सारे मेटल जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में है ना, उसको हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे ट्रांजिशन है। जिंक इज बेसिकली नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। तो जिंक का जो कंपाउंड होता है ना वो व्हाइट कलर के बनते हैं, चाहे वो जिंक ऑक्साइड हो, चाहे वो जिंक क्लोराइड हो, चाहे वो जिंक ब्रोमाइड हो, जिंक के सारे कंपाउंड व्हाइट कलर के ही बनते हैं, किसी कोई और कलर नहीं होता है उनका, दे ऑल आर व्हाइट। ये बातें कुछ ऐसी हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन अभी आपको बताई जाएगी तो समझ नहीं आएगी कि जिंक क्यों ट्रांजिशन मेटल नहीं है, बस आपने ये कुछ चीजें याद रखनी होती हैं जो पेपर करते करते आप याद कर लोगे। सही है। और एक तो जिंक ब्रोमाइड वाटर सॉल्युबल है, ये लिख सकते हो वाटर सॉल्युबल है। ये लिख सकते हो कि व्हाइट कंपाउंड होता है। कलर भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखो तो सब बता देंगे कि जिंक ब्रोमाइड आयनिक है, तो सॉलिड स्टेट में इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टेन स्टेट में इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसने कहा है कि अदर देन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताओ, तो तुम फंस गए हो यहाँ पे। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट लिख दो या बॉइलिंग पॉइंट लिख दो, दोनों अलग अलग करके नहीं लिख सकते। मतलब अगर आपने लिख दिया हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई बॉइलिंग पॉइंट तो वो एक ही पॉइंट काउंट होगा, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर वाले हाई मेल्टिंग पॉइंट लिख दिया, नीचे हाई बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया, वो एक ही मार्क मिलेगा तुम्हें। इनफैक्ट अगर तुम ये भी कह दो ना कि आयनिक कंपाउंड है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, तो उसका मतलब है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसका भी एक ही मार्क मिलेगा। सही है सुफियान। चलो आगे बढ़ते हैं।
इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपका 1 मार्क ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे 75 आउट ऑफ 75 आ रहे होंगे, 1-2 मार्क्स तो जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना, कहीं ना कहीं तो मिस आउट हुई भी होगी इन्फॉर्मेशन। यार अगर किसी की कोई क्लास है तो आप लोग चले जाओ, मैं रिकॉर्डिंग तो अपलोड करूंगा। या अगर दूसरे टीचर की क्लास है वो रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहे हैं तो यू गाइस कैन स्टे, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में आयनिक कंपाउंड की एक और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, दे आर ब्रिटल इन नेचर। जैसे मेटल्स मेलिबल एंड डक्टाइल होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते हैं, मतलब उन पे अगर फोर्स लगाओगे तो वो डायरेक्ट कोलैप्स करेगा, जैसे शीशा कांच ग्लास टूट जाता है ना फौरन, वैसे आयनिक कंपाउंड भी टूट जाते हैं। सही है, तो आयनिक कंपाउंड आर ब्रिटल इन नेचर। नहीं भाई, अगर आप ये समझ रहे हो कि हम मोल्स ऑर्गेनिक एसिड बेसिस कर लें तो ए आ जाएगा, हाँ ये चैप्टर्स अच्छे से कर लो तो ए के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ ये 4 चैप्टर्स कर लो तो आपका पेपर हो जाएगा। देखो एक पैटर्न जरूर है, लेकिन वो पैटर्न कभी भी डिस्टर्ब कर देता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो एसिड एंड बेसिस दिख रहा है आपको, मोल्स दिख रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिख रहे हैं, कभी भी वो मैटर्स और इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर देता है, प्रोडक्ट टेबल बहुत ज्यादा कर देता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने जो है कुछ चैप्टर्स अपनी मर्जी के कर लिया, हाँ तुम्हारी लक है वो लग गया तो लग गया। ठीक है, मैं कोई इस बात की कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि आपने ये चैप्टर्स कर लिए तो आपका ग्रेड आ जाएगा, सारे करने। आजमीर आयनिक कंपाउंड दे कैन नॉट बी इजीली कट, वो कट मेटल्स के लिए है वो, दैट कैन बी इजीली कट। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जिंक रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू मेक जिंक ब्रोमाइड। सामने इक्वेशन लिखी हुई है, कह रहा है जिंक ब्रोमाइड कंटेन्स Zn2 पॉजिटिव आयन एंड Br नेगेटिव आयन। Explain in terms of movement of electrons how zinc bromide is formed from zinc atoms and bromine molecules। ठीक है जी, तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है? देखो जिंक मेटल है, 2 पॉजिटिव आयन बना है ना, जिंक एलिमेंटल फॉर्म से 2 पॉजिटिव आयन बन रहा है, इट मींस उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो जिंक एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव आयन, एंड दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन। ठीक है, आगे पूछेगा वो। और ब्रोमीन ने क्या किया है? ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, ब्रोमीन Br2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में गया है। ठीक है, एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन एटम लिखो, ब्रोमीन एटम्स जो मॉलिक्यूल में 2 एटम है दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ब्रोमीन एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दी कि किसने गेन करा है किसने लूज किया है, टू फॉर्म या -1 है। ठीक है भाई, देखो इट डेफिनेटली एक्सप्लेन्स के हाउ जिंक ब्रोमाइड इज फॉर्म फ्रॉम जिंक एटम्स एंड ब्रोमीन मॉलिक्यूल। अब जब आपको ये पता लग गया है कि जिंक 2 पॉजिटिव आयन और ब्रोमाइड आयन बना है, तो ये लोग आपस में अट्रैक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे। सही है, वो तो ये पूछा था ना कि जिंक ब्रोमाइड कंटेन्स Zn2 पॉजिटिव आयन ब्रोमाइड है, तो जिंक एटम से जिंक 2 पॉजिटिव आयन बना और Br ब्रोमीन मॉलिक्यूल से Br नेगेटिव आयन बना, तो इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है ना, फिर आयनिक बॉन्ड। सही है अजमीर। अच्छा पार्ट सी में कह रहा है
aqueous zinc bromide reacts with magnesium as shown. Use the equation to explain that oxidation takes place. ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कल भी हम देख रहे थे, ऑयल लिख से याद रखो. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव से जिंक एलिमेंटल फॉर्म में आया है. देखो ऑक्सीडेशन कैसे पहचानोगे कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ से 0 हुई है. ठीक है. और मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से 2+ हुई है. तो किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है? मैग्नीशियम की. तो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और जिंक की डिक्रीज हुई है. तो कह रहा है यूज द इक्वेशन टू एक्सप्लेन दैट ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. तो ऑक्सीडेशन हुई है मैग्नीशियम के साथ. मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं. और ये कैसे कंफर्म कर रहे हो? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है. मैग्नीशियम has lost electrons as its oxidation state is increased. ठीक है. क्योंकि ये 1 मार्क का है तो इसमें सिर्फ ये भी लिख दोगे ना कि मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करें तो आपको मार्क मिल जाएगा. ठीक है. तो अगर ये 2 मार्क्स का आएगा तो फिर आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है. इसी तरह रिडक्शन कैसे एक्सप्लेन करोगे? जिंक ने जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करें. जिंक हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है. एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज्ड. ठीक है. अगर किसी को नहीं ये पता है बातें तो गूगल क्लासरूम से रिडॉक्स का लेक्चर देख लेना. मैं गूगल क्लासरूम का लिंक भेज देता हूँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे. अच्छा जी. नेक्स्ट देखो, किसी ने कुछ पूछना है तो चैट में लिख दो. बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करके आज की क्लास यहाँ रोक देते हैं. उसके बाद बाकी कल कंटिन्यू करेंगे ये वाला पेपर. तो पार्ट डी और कर लेते हैं. 4 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे. इसमें कह रहा है जिंक कार्बोनेट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. जिंक कार्बोनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एक्वस जिंक ब्रोमाइड विद कार्बोनेट आयंस इन अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. जिंक कार्बोनेट बनाने के लिए आपको एक्वस जिंक आयन चाहिए. जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव आयन होते हैं और कार्बोनेट आयंस चाहिए. वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो जिंक कार्बोनेट बनेगा. कह रहे नेम अ सुटेबल एक्वस सॉल्यूशन दैट कैन प्रोवाइड कार्बोनेट आयन. एक्वस कार्बोनेट आयन वो कंपाउंड आपको दे सकता है जो कि सॉल्युबल हो. तो अगर आपको सॉल्युबिलिटी टेबल याद हो एसिड एंड बेसिस वाला, उसमें वो हमने क्या देखा था कि ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 1 मेटल कार्बोनेट्स. मतलब सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल होता है, पोटेशियम कार्बोनेट सॉल्युबल होता है और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्युबल होता है. बाकी सारे कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं. तो इनमें से कोई भी एक ले सकते हो आप. लेट्स से सोडियम कार्बोनेट ले लिया तुमने. फिर कह रहा है सैंपल ऑफ जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली. मेटल कार्बोनेट को हीट करते हो तो वो डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं. जिंक कार्बोनेट को डिकम्पोज हीट करोगे तो इसकी इक्वेशन मांगी तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ. तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी. तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड. या तो आप फॉर्मूला लिख दो या नाम लिख दो, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस.
सही है भाई। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अच्छा भाई, चलो आज की क्लास यहाँ तक रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पेपर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।